तो दोस्तों मैं आपका दोस्त अंकित गुप्ता स्वागत करता हूं आपके प्यारे चैनल एंगल ट्रेनिंग क्लासेज में। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे प्रकाश का अगला टॉपिक, प्रकाश का अपवर्तन। इसके पहले मैंने प्रकाश का परावर्तन पढ़ा दिया है। आप जल्दी से जाकर के उसको मेरे वीडियो के प्लेलिस्ट में जरूर देखिएगा, बहुत ही अच्छे से समझाया गया है। आपके बोर्ड एग्जाम को देखते हुए मैंने उसमें बहुत ही अच्छे से समझाया है और जो जो टॉपिक आपके बोर्ड से रिलेटेड है मैंने उसको बहुत ही बारीकी से बहुत ही अच्छे से बताया है। दोस्तों वीडियो को देखिएगा जरूर। आइए आज हम बात करेंगे प्रकाश का अपवर्तन के बारे में। तो देखिए प्रकाश का अपवर्तन, बात करें पहले अपवर्तन की। तो देखिए अपवर्तन क्या होता है, आपने देखा होगा कि जब आप एक ग्लास में पानी भरकर उसमें जब आप पेंसिल या कुछ भी रखते हैं, पेंसिल, तो वह आपको देखते हैं जब पेंसिल रखते हैं तो वह थोड़ा सा टेढ़ा दिखाई देता है। जब हम उसको सामने से देखते हैं तो वह टेढ़ा दिखाई देता है, थोड़ा सा तिरछा दिखाई देता है, वह अपने मार्ग से थोड़ा सा तिरछा दिखाई देता है। और अगर आप उसमें सिक्का रखते हैं, कोई सिक्का रखते हैं ग्लास में, पानी से भरे हुए ग्लास में यदि आप कोई सिक्का रखते हैं तो आप देखते हैं कि वह सिक्का हमें थोड़ा सा उठा हुआ दिखाई देता है। और बात करें दोस्तों तो आप एक कांच का गुटका ले लीजिए और उसके नीचे कोई लिखा हुई चीज रख दीजिए, फिर जब देखेंगे तो आपको वो लिखी हुई चीज उठी हुई दिखेगी। यह सभी घटनाएं दोस्तों अपवर्तन के कारण ही होती हैं। तो आज हम इसी पर बात करेंगे दोस्तों, प्रकाश का अपवर्तन। तो क्या होता है प्रकाश का अपवर्तन? देखिए यहाँ पर जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाता है, वह अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। इसी घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इसी घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो देखिए प्रकाश के अपवर्तन हमने ये देखा। अब यहाँ पर एक आपके लिए नया शब्द आया है, यह विरल माध्यम और सघन माध्यम क्या होता है। यहाँ देखिए माध्यम क्या होता है, माध्यम जिसमें प्रकाश चलता है उसे माध्यम कहते हैं। जैसे आपको दिख रहा होगा सूर्य की किरणें जब आती है पृथ्वी पर, तो पृथ्वी पर क्या होता है, वायु होता है, और पृथ्वी के बाहर क्या होता है, निर्वात होता है, वायु नहीं होती है। तो देख सकते हैं आप वायु क्या है, वो भी एक माध्यम है जिसमें प्रकाश विचरण करती है, जिसमें चलती है। दूसरा देखिए निर्वात में भी प्रकाश चलती है। और बात करें दोस्तों देखिए यहाँ देखिए लिखा है मैंने, जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो अभिलंब की ओर झुक जाता है। अभी मैं आपको ये समझाऊंगा क्या होता है अभिलंब, क्या होता है विरल माध्यम, क्या होता है सघन माध्यम। मैं अभी ये सभी चीजें आपको बहुत ही अच्छे से समझाऊंगा। तो देखिए अभिलंब की ओर झुक जाता है तथा जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो वह अभिलंब से दूर हटता है, वह दूर भागता है अभिलंब से। तो यह विरल माध्यम और सघन माध्यम क्या होता है? देखिए विरल माध्यम जिसमें पदार्थ के कण बहुत दूर दूर हो तो उसे हम विरल माध्यम कहते हैं। जैसे वायु देखिए दो माध्यम को लेकर के हम लोग उसकी तुलना करते हैं, ठीक है, दो माध्यम को लेकर हम उसकी तुलना करते हैं। जैसे मैंने ले लिया आपके लिए दो माध्यम, एक वायु ले लिया और मैंने ले लिया जल, तो ये दोनों ही माध्यम है। अब बात करें इन दोनों में कौन सघन है कौन विरल है। तो देखिए दोस्तों जो वायु है वह सघन के लिए विरल है, जो वायु है वह जल के लिए क्या है, विरल है, वह जल के लिए विरल है, और जल क्या है, वायु के लिए सघन है। तो दो माध्यम एक दूसरे के लिए इस प्रकार से होते हैं। वायु जो है वह जल के लिए विरल है, वह जल के लिए विरल है, और जो जल है वो वायु के लिए सघन माध्यम है। सघन का माध्यम मतलब कि जिसके पदार्थ के कण बहुत ही पास पास हो तो उसे हम सघन माध्यम बोलते हैं। और विरल माध्यम जिसमें पदार्थ के कण आपस में बहुत दूर दूर हो तब हम उसे विरल माध्यम कहते हैं। यहाँ देखिए मैंने एक चित्र बनाया है, आप देखिए यहाँ पर यह प्रकाश, मैंने एक टॉर्च जलाया तो यहाँ से एक प्रकाश की किरण निकलती है। यह जो बॉक्स की तरह दिख रहा है यह कांच का एक गुटका है, यह कांच का एक गुटका है। तो जब प्रकाश किरण इसके पृष्ठ से टकराती है, जब प्रकाश किरण इस कांच के गुटके के पृष्ठ पर यहां से टकराती है तो वह जब अंदर प्रवेश करती है कांच के गुटके के, तो वह जिस रास्ते से जाना चाहिए वह उस रास्ते से भटक जाती है, वह उस रास्ते से हट जाती है। तो देखिए यह कांच के गुटके के जिस बिंदु पर आकर के टकराती है वहां पर हम एक अभिलंब खींचते हैं, एक सीधी रेखा खींचते हैं जिसे अभिलंब बोलते हैं हम लोग।
तो यहाँ पर देखिए मैंने एक यह अभिलंब खींचा, तो यहाँ जब प्रकाश किरण आती है इस बिंदु O पर टकराती है, कांच के गुटके के इस बिंदु O पर जब टकराती है तो वह इस अभिलंब से क्या होता है, दूर हटता है। क्यों हटता है? क्योंकि मैंने यहाँ पर कुछ लिखा है, यहाँ पर देखिए कुछ लिखा है, सॉरी ये दूर नहीं हटेगा, अभिलंब की ओर झुकेगा। देखिए यहाँ पर ये जो दिख रहा है यह इस अभिलंब की ओर झुक रहा है। तो देखिए क्यों झुक रहा है, इसका क्या मतलब है, जो यह कांच के बाहर है चारों तरफ, इस बॉक्स के बाहर जो ये कांच का गुटका है इसके जो बाहर है वह पहला माध्यम है जिसे मैंने बोला है वायु, और ये जो कांच का गुटका दिख रहा है यह दूसरा माध्यम मैंने इसको बोला है। मैंने अभी आपको बताया कि दो माध्यम हम लेंगे, तो यहाँ देखिए दूसरा माध्यम हमारा कांच है, कांच का गुटका है, और पहला माध्यम हमारा वायु है। ठीक है, तो जब प्रकाश किरण इस कांच के गुटके की इस पृष्ठ पर टकराती है तो वह जब जब कांच के अंदर प्रवेश करती है तो इस अभिलंब की ओर झुकती है। क्यों झुकती है? क्योंकि अभी मैंने बताया जो वायु है वह कांच के लिए विरल माध्यम है और कांच सघन माध्यम है। तो देखिए विरल माध्यम का मतलब जिसमें प्रकाश आसानी से विचरण कर सकता है, जिसमें प्रकाश आसानी से चल सकता है, और जो कांच है वह सघन माध्यम है जिसमें प्रकाश को चलने में रुकावट आता है, जिसके कारण वह अभिलंब की ओर झुक जाता है और अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। वह जिस मार्ग पर चलता है उससे वह भ्रमित हो जाता है और हट जाता है। तो देखिए यह अभिलंब की ओर झुक जाता है। फिर क्या हुआ, जब ये प्रकाश किरण इस कांच के गुटके से बाहर निकलता है तो देखिए ये कहां से निकला, यहाँ बिंदु P से निकला है। तो जहां से निकला है फिर वहां पर हम अभिलंब खींचेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने अभिलंब खींचा है। अब क्या होगा, अब देखिए यह जो माध्यम है कांच यह सघन माध्यम हो गया, और ये जो बाहर है ये वायु, यह हमारा पहला वाला माध्यम फिर से आ गया। ठीक, तो इस बार क्या हो रहा है, प्रकाश जो है वह सघन माध्यम से विरल माध्यम में आ रहा है, वह कांच से वायु में आ रहा है। तो अब क्या हो रहा है, देखिए बहुत ही अलग चीज, यहाँ देखिए अब वह अभिलंब से दूर भाग रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि देखिए कांच में उसको चलने में रुकावट होती है प्रकाश को। तो देखिए जब वो कांच से बाहर आया वायु में फिर से, तो वह जैसे चल रहा था वह वैसे फिर से चलने लगा। तो यही देखिए, यही जो है यह प्रकाश का अपवर्तन होने की घटना है, इसे हम प्रकाश का अपवर्तन बोलते हैं। यहाँ फिर से एक बार देख लीजिए, यह हमारा पहला माध्यम वायु है, दूसरा माध्यम है कांच। हमने दो माध्यम लिया है प्रकाश की घटना को, प्रकाश के अपवर्तन की घटना को आपको दिखाने के लिए मैंने यहाँ पर दो माध्यम लिया है, जिसमें पहला माध्यम वायु है, दूसरा माध्यम कांच है। तो जब प्रकाश किरण इस कांच के पृष्ठ पर टकराती है तो क्या होता है, जब हम इस पर अभिलंब खींचते हैं तो यह प्रकाश किरण अभिलंब की ओर झुकती है, क्योंकि यह विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है। तो जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब की ओर झुकती है, और जब वह सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, जब वह सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, जैसे यहाँ पर देखिए वह कांच से फिर से वायु में आ रहा है प्रकाश। ठीक, समझ में आ रहा है सर? देखिए तो जब वह कांच से वायु में फिर से आ रहा है तो वह फिर क्या होता है, अभिलंब से दूर हटता है। जैसा कि मैंने यहाँ पर यही लिखा है कि जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो अभिलंब की ओर झुक जाता है, जैसे यहाँ पर यह अभिलंब की ओर झुक रहा है। फिर तथा जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो अभिलंब से दूर हट जाता है। जैसे देखिए यह सघन माध्यम कांच के गुटका और इसके बाहर यह वायु, तो वायु विरल माध्यम, कांच सघन माध्यम। तो जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में आता है तो वह अभिलंब से दूर भागता है, अभिलंब से दूर हट जाता है। यही है, इसको नोट कर लीजिए। यहाँ पर देखिए मैंने एक और उदाहरण लिया है आपके लिए। यहाँ देखिए यह दोनों कांच के गुटके हैं, ये दोनों कांच के गुटके हैं, और बीच में मैंने यह जल भरा है, बीच में मैंने यहाँ पर ये जल भरा है। तो जो ये कांच का गुटका है इस बार यह हमारे लिए पहला माध्यम है। तो इस बार देखिए कांच और जल में जो है, कांच हमारा सघन माध्यम है जल की अपेक्षा, जल के लिए कांच हमारा सघन माध्यम है, और यह जो जल है यह कांच के लिए विरल माध्यम है। तो इसमें क्या होता है देखिए, जैसा कि अभी हमने पढ़ा, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो वह अभिलंब से दूर हटता है,
वह अभिलंब से दूर हटता है। यहाँ देखिए, जब प्रकाश किरण को हम इस कांच के गुटके से जल में प्रवेश कराते हैं तो जहां पर वह जल और कांच का गुटका अलग होता है, इस पृष्ठ पर बिंदुओं पर देखिए प्रकाश किरण जब पड़ती है तो उस पर हम अभिलंब खींचते हैं। तो होता क्या है, यह प्रकाश किरण इस अभिलंब से दूर भागता है। प्रकाश किरण जल के अंदर इस अभिलंब से दूर भागता है। फिर ये देखिए, जब दूसरे वाले कांच के गुटके में जब प्रवेश करता है, जल से कांच में जब प्रवेश करता है, तो जहां पर जल और कांच का ये पृष्ठ है, सीमा पृष्ठ इसे बोलते हैं, तो जहां पर ये जल और कांच का सीमा पृष्ठ है, यहाँ पर जब प्रकाश किरण पड़ती है पुनः हम वहां पर अभिलंब खींचते हैं। फिर क्या होता है, जो प्रकाश किरण वह कांच में इस अभिलंब से, अभिलंब के देखिए यह अभिलंब की ओर आ रही है, इसमें अभिलंब की ओर आ रही है, क्योंकि हमने पढ़ा अभी कि जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो अभिलंब की ओर झुकता है, और जब वह सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो अभिलंब से दूर हट जाता है। इसको नोट कर लीजिए दोस्तों, यह आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी है। यह प्रश्न बार बार पूछा गया है, नोट करिए इसको। दोस्तों अभी हमने जाना कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, बहुत ही अच्छे से हमने समझा। अब देखिए हम बात करेंगे प्रकाश के अपवर्तन के नियम के बारे में। तो जैसा अभी हमने पढ़ा था प्रकाश के परावर्तन में कि उसके भी दो नियम होते हैं, ठीक उसी प्रकार से यहाँ भी अपवर्तन के दो नियम होते हैं। तो देखिए पहला नियम बोलता है, पहले उसके नियम जानने से पहले हम यहाँ कुछ जो चित्र बनाए हैं इसे समझते हैं। तो यहाँ देखिए, यह जो आने वाली किरण है, जब यह प्रकाश किरण इस अपवर्तक पृष्ठ, यह जो रेखा खींचा गया है जहां पर यह प्रकाश किरण पड़ती है, इस पृष्ठ को आप अपवर्तक पृष्ठ कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर प्रकाश का अपवर्तन हो रहा है। तो देखिए जब प्रकाश किरण इस पृष्ठ पर पड़ती है जिसे हम अपवर्तक पृष्ठ कह रहे हैं, तो जब प्रकाश किरण यहाँ पड़ती है तो हम यहाँ जिस बिंदु पर पड़ती है वहां हम एक अभिलंब खींचते हैं। फिर देखते क्या है, जब यह वायु से कांच में जाता है प्रकाश किरण तो वह अभिलंब की ओर झुकता है। तो यह अभिलंब और यह प्रकाश किरण के बीच में जो यह कोण बनता है आई, इसे हम आपतन कोण बोलते हैं। और जब यह अभिलंब जो कांच के अंदर है, यह जो कांच हमारा दूसरा माध्यम, इसके अंदर जो यह प्रकाश किरण जब प्रवेश करती है तो अभिलंब और इस प्रकाश किरण के बीच में जो यह कोण बनता है आर, इसे हम अपवर्तन कोण आर बोलते हैं। तो आने वाली किरण को दोस्तों आपतित किरण बोलते हैं। और फिर यहाँ देखिए, जब वह प्रकाश किरण निकलती है जिसे निर्गत किरण भी बोलते हैं, निर्गत किरण भी बोलते हैं और अपवर्तित किरण भी बोलते हैं। निकलने वाली किरण को, अपवर्तन के बाद निकलने वाली किरण को अपवर्तित किरण भी बोलते हैं या निर्गत किरण भी कह सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर अब नियम के बारे में जानते हैं। पहला नियम बोल रहा है कि आपतित किरण, यह आपतित किरण AO और अपवर्तित किरण OB तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब, यहाँ जो मैंने यह अभिलंब खींचा है, तीनों एक ही तल में होते हैं। यह तल देखिए जिसे हमने अभी अपवर्तक पृष्ठ कहा, यह अपवर्तक पृष्ठ देखिए एक तल है जहां तीनों मिलते हैं। तो यह पहला नियम कहता है प्रकाश के अपवर्तन का। दूसरा नियम देखिए बहुत ही सरल है, आपतन कोण I, यह जो अपवर्तित आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो यह कोण बना है I, तथा मतलब आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। यहाँ देखिए जो यह कोण I है और यह कोण R है, इन दोनों की ज्या के अनुपात में लिया जाए, जैसे साइन R और ये देखिए साइन I, जब दोनों को इस प्रकार से अनुपात में लिया जाता है तो इनका जो बराबर आता है वह एक नियतांक होता है। यहाँ पर हमने नियतांक n माना है, ठीक है। तो यह जो नियतांक होता है इसे देखिए क्या कहते हैं, जहां नियतांक n, देखिए यहाँ पर जो हमने नियतांक माना है n, देखिए जहां नियतांक n को पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। देखिए जहां यह नियतांक जो है उसको हम पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। तो आप देखिए जब दो माध्यमों को इस प्रकार से कहा जाए
तो उसको इस प्रकार से लिखते हैं 1n2, मतलब 1 मतलब पहला माध्यम, 2 मतलब दूसरा माध्यम। ठीक, तो 1n2 का मतलब है पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। इस n को हम अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक है, तो साइन आई और साइन आर का यह अनुपात जो है वह पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। यहाँ देखिए हमारा पहला माध्यम वायु है और दूसरा माध्यम कांच है, तो हमारा जो ये साइन आई और साइन आर है, जो यह यन है, ठीक, यह नियतांक जो है, इसे देखिए इसे हम क्या बोलते हैं? अपवर्तनांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं अपवर्तनांक? वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, क्योंकि हमारा पहला माध्यम वायु है और दूसरा माध्यम कांच है, तो हम इसे बोलते हैं वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बोलते हैं। ठीक है, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। तो इसको नोट कर लीजिए दोस्तों। देखिए एक बात और, यहां मैंने लिखा है स्नेल का नियम। यह जो दूसरा नियम है इसे हम स्नेल का नियम भी कहते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ लिखा है, नियतांक n को हम पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं, इसे हम स्नेल का नियम भी कहते हैं। नोट कर लीजिए इसको। इसके बाद मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछने वाला हूं, देखते हैं क्या आप उसका आंसर दे पाते हैं। चलिए दोस्तों, मैंने जो आपसे पूछने के लिए क्वेश्चन कहा था, देखिए क्वेश्चन यह है कि जब प्रकाश किरण, देखिए यह दिख रहा है, यह हमारा अपवर्तक पृष्ठ है। अब देखिए जब यह प्रकाश किरण बिल्कुल इस अपवर्तक पृष्ठ पर अभिलंबवत पड़ती है, तब क्या होता है? यह उसी मार्ग पर वापस या उसी मार्ग पर सीधे आगे बढ़ जाती है, यह भटकती नहीं है, यह उसी मार्ग पर सीधे वापस आगे की ओर बढ़ जाती है। होता यह तो सही है, लेकिन इसके बाद क्या होता है? देखिए जो यह पहला माध्यम है, इस अपवर्तक पृष्ठ के जो ऊपर यह माध्यम है, पहला माध्यम, यह हमारा विरल माध्यम हमने माना इसको, और इस अपवर्तक पृष्ठ के जो नीचे है, इस अपवर्तक पृष्ठ के जो नीचे है दूसरा माध्यम, इसको हमने सघन माध्यम बोला है। तो होता क्या है? विरल माध्यम से जब सघन माध्यम में प्रकाश प्रवेश करती है, तब प्रकाश की चाल कम हो जाती है, तो यहाँ देखिए जब प्रकाश किरण इस अपवर्तक पृष्ठ पर बिल्कुल अभिलंबवत जब पड़ती है, तो वह अंदर जब प्रवेश करती है तो सीधे निकल जाती है, वह सीधे अपवर्तित हो जाती है, अपने मार्ग से विचलित नहीं होती है। लेकिन इसका वेग जो है वह पहले माध्यम की अपेक्षा कम हो जाता है, तो देखिए दोस्तों, यही था हमारा प्रश्न। इसको नोट कर लीजिएगा। इस तरह का प्रश्न आपके परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है। देखिए वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। तो वायु में या निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। ठीक है, इसको नोट कर लेंगे, क्योंकि यह प्रश्न आपके परीक्षा में बहुत बार पूछा जा चुका है। आइए दोस्तों, अब हम प्रकाश का अगला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। देखिए प्रकाश का अगला टॉपिक है निरपेक्ष अपवर्तनांक। यह प्रकाश के अपवर्तन के ही अंतर्गत आता है। यह टॉपिक देखिए बहुत ही सरल है, लेकिन बहुत ही इजी भी है। देखिए जब प्रकाश किरण निर्वात से का मतलब जहां वायु न हो, ठीक, जब प्रकाश किरण निर्वात से किसी दूसरे माध्यम में जब वो प्रवेश करता है, तो क्या होता है? देखिए निर्वात में प्रकाश की चाल और उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को हम निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। देखिए मैंने यहाँ लिख दिया है कि माध्यम का जो अपवर्तनांक है उसे देखिए कहते हैं हम क्या? पहले माध्यम में प्रकाश की चाल और दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को हम माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं, निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक है, तो माध्यम का अपवर्तनांक निकालना हो या निरपेक्ष अपवर्तनांक निकालना हो, तो आप पहले माध्यम में प्रकाश की चाल और दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल को इस प्रकार से भाग दे देंगे। तो देखिए यहाँ पर यह एक प्रकाश किरण है जो कि इस अपवर्तक पृष्ठ पर टकराती है। जहां मैंने एक अभिलंब खींचा है, तो अभिलंब और इस आपतित किरण के बीच में जो यह कोण बनता है आई, और यहाँ अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच में कोण बनता है आर। तो पहला माध्यम देखिए, यह हमारा पहला माध्यम है, यह दूसरा माध्यम है। मैंने पहला माध्यम माना है निर्वात माना है, और मैंने दूसरा माध्यम माना है ये जल।
दूसरा माध्यम मैंने जल माना है। तो होता क्या है, जब प्रकाश किरण निर्वात से जल में प्रवेश करता है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाता है, वह अभिलंब की ओर झुक जाता है। तो देखिए इस प्रकार से पहले माध्यम में प्रकाश की चाल बटे दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल। निर्वात में प्रकाश की चाल देखिए दोस्तों होता है 3 गुणे 10 की घाते 8, जिसे हम C से सूचित करते हैं। यहाँ देखिए n बराबर C बटे V, जहां C क्या है, निर्वात में प्रकाश की चाल, और V क्या है, उस माध्यम में प्रकाश की चाल। ठीक, तो देखिए n बराबर C बटा V हमारा निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। इस पर बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसको अच्छे से नोट कर लेंगे। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा, बहुत ही अच्छा लगा होगा वीडियो, मैं उम्मीद करता हूं। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बहुत ही अच्छा दोस्तों मैंने वीडियो बनाया, इसको आप अच्छे से आप कॉपी पेन पर नोट कर लेंगे। और इसके जो भी क्वेश्चन है मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर दे रहा हूँ, व्हाट्सएप नंबर, आप इस पर अपने डाउट पूछ सकते हैं और टेलीग्राम पर भी आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।